हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। आज है होली। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। और 17 मार्च को आपका रहेगा सामाजिक विज्ञान का पेपर यानी सोशल साइंस का। उसके आधार पर हम 2023 का पेपर लेके आए हैं। इसमें से आपको 20 नंबर का पेपर देखने को मिला यहीं से, इस एक वीडियो से। ठीक है, वैसे हम इसके चारों सेट कराएंगे। हम बात करते हैं पहला ए सेट की। ठीक है, कंप्लीट वीडियो को देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। अब हम करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू रहेंगे 1 से 20 तक। क्या रहेंगे? 1 से 20 तक एमसीक्यू रहेंगे। चलते फर्स्ट क्वेश्चन पर। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है नील नदी का वरदान? मिस्र देश को। और नील नदी है, यह है क्या है? दुनिया की क्या सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह भी याद रखना है। और वरदान है मिस्र को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ईसा मसीहा का उपदेश किस ग्रंथ से है? यानी बाइबल से है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था? सिद्धार्थ। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। सिद्धार्थ क्या नाम था? सिद्धार्थ या सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते कृष्ण मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे? यानी बहुत उद्देश्य थे इसके। क्या क्या उद्देश्य थे? धन लूटना था। क्या था? धन लूटना। धर्म प्रचार करना था। और क्या था? व्यापार करना था। ये तीन चार उद्देश्य से मोहम्मद गजनबी ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। मध्यकालीन यूरोप समाज में तीन प्रमुख वर्ग कौन से थे? जो मध्यकालीन में थे उसमें तीन वर्ग कौन कौन से थे? प्रमुख तीन वर्ग की बात करते हैं। पादरी और कुलीन और किसान, ये तीन वर्ग थे। नेक्स्ट चलते सरस्वती सिंधु सभ्यता का विश्व में क्या क्या देन है? यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता के विश्व में बहुत सारे देन है। वैसे हम प्रमुख का जिक्र करेंगे। और आप 3 पॉइंट बताएंगे, तीनों पॉइंटों का आप आगे वर्णन कर सकते हो। क्या क्या था? शहरी नियोजन, लिपि और मापन। ठीक है, यानी मापना होगा था। ये सभी हमें सिंधु सभ्यता से पता चला है। ठीक है, हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में। साम्राज्यवाद की बात करेंगे तो साम्राज्यवाद क्या होता है? एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक या आर्थिक रूप से सत्ता यानी उस पर पावर जो आजमाता है यानी पावर दिखाता है। ठीक है, एक देश दूसरे या आर्थिक रूप से यानी पैसों के लेन देन पर या कुछ उपहार देकर। ठीक है, व्यापार के जरिए। और उपनिवेश वो होता है बिना किसी आर्थिक रूप के, बिना किसी आर्थिक रूप के सीधे क्या जमाता है? शासन जमाता, यानी अपनी पावर जमाता, अपनी पावर की ताकत पर उस देश पर क्या करता है? प्रभुत्व स्थापित करता है। 1857 की क्रांति के प्रमुख क्या क्या कारण थे? बहुत कारण थे 1857 क्रांति के कारण। क्या क्या कारण थे? प्रमुख बात करते हैं। शोषण था। क्या था? शोषण। पेंशन बंद करना। चर्बी वाले कारतूस थे, उनको चलाने से मना करना था, यानी सैन्य शिकायतें थी। और राजनीतिक दबाव थे। 5 नंबर का क्वेश्चन हमने 5 पॉइंट बता दिया आपको। इसके आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अथवा में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन का भी जिक्र करते हैं ताकि आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिले। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? कौन कौन सी समस्याएं थी? बहुत सारी समस्याएं थी। रियासतों का एकीकरण था, विभाजन का कारण भी था, आर्थिक चुनौतियां भी थी। ठीक है, उसमें भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो रियासतों का अलग अलग बंटवारा होने लगा था, वो बहुत बड़ी समस्या थी उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वह स्थान जहां पर 1922 में असहयोग आंदोलन के रूप हिंसक रूप में बदल गया,
कौन सा था? असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में आग लगने के कारण वहां पर 22 पुलिस सिपाहियों की मौत हो गई थी और इसे चोरा चोरी कांड के कारण भी कहा जाता है। यह असहयोग आंदोलन वापस हिंसक रूप में बदला गया था इस कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 का करते। वह स्थान जहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून कहां पर तोड़ा था? गुजरात में। कहां पर? गुजरात। और गुजरात के अंदर जिला है नवसारी। और नवसारी जिले के अंदर एक गांव है, कौन है? डाडी गांव या दंडी गांव बोलते हैं। उसके अंदर क्या था? नमक कानून तोड़ा था। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल को। क्या? 6 अप्रैल को। ठीक है, इसमें आपको कई बार गांव को, जिले का नाम पूछा जाता है, गांव का नाम पूछा जाता है और डेट पूछा जाता है। हमने चारों को एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में साइमन कमीशन कहां पहुंचा? कहां पहुंचा था भारत में साइमन कमीशन? मुंबई में। सबसे पहले कहां पर पूछा था? बंबई में। थोड़े क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे। ये पूछा गया साइमन कमीशन कहां पूछा? बंबई में। हर एक पेपर में पूछा गया था कब पहुंचा, तो 6 अप्रैल को। क्या? 3 फरवरी को। कब? 3 फरवरी और 1928 को। तो ये करेक्ट डेट रहेगी। भारत में एक पुर्तगाली उपनिवेश है। क्या क्या है? उपनिवेश मतलब जहां पर उन्होंने आकर ठहराव किया था पुर्तगालियों ने। कहां पर किया था? फर्स्ट रहेगा हमारा गोवा, दमन व द्वीप, ठीक है, और दादर नगर हवेली, ये रहेंगे। ये इन्हीं के आधार पर रहेंगे। केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 9 के आधार पर अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। आप अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? कब बना था? 1948 को। कब? 1948 को। और फिक्स डेट याद रखो, क्या होगा? 4 फरवरी 1948। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। खालिस्तान साथ आकार संघ बनाने का उदाहरण है। 11 का क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका सरकार का आकार संघ के साथ सरकार बनाने का एक उदाहरण है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 का। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? पंचायती राज चुनाव में की गई है। ठीक है, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। उस संगठन का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने हर दल में पंजीकृत कराना पड़ता है। यानी पंजीकृत कहाँ करवाना पड़ता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, जो आयोग चुनाव करवाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग। इसे अच्छे से पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इसी का काम है पूरे भारत में वोटिंग करवाना। ठीक है, किस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर ने किया था? एक नंबर का क्वेश्चन रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 14, किसने किया था? अमेरिका नागरिक अधिकार आंदोलन। इसका क्या था? अमेरिका नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, और उनका संबंध था ना ईसाई धर्म से था। यह भी एक क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका संबंध किस धर्म से है? ईसाई धर्म से है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय व्यवस्था क्या है? अच्छे से सुनना, सब क्वेश्चन को लिखा नहीं जाए। कौन क्या है? एक या एक से अधिक पार्टी यानी दल देश के अंदर चुनाव में भाग लेते हैं, वह क्या? बहुदलीय है। और 19 पार्टियों में से एक पार्टी बहुमत से के साथ विजेता होती है, उसे क्या बना? सरकार बनाती है। समरूप समाज क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। यानी वह समाज जिसमें सेम संस्कृति होगी, सेम क्या होगी? भाषा होगी। ठीक है, और सेम क्या होगा? धर्म होगा। सभी का सेम के आधार पर बात की गई है। ठीक है, बेल्जियम की जाति बनावट कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 17, कैसी थी?
तीन भाग थे इसमें, बेल्जियम की जाति बनावट के आधार पर कहते हैं तीन भाग थे। एक भाग क्या था वालून, एक था फेलोमिन्स, ठीक है, और एक भाग रहेगा इसमें ब्रुसेल्स। तीन भागों में जाति के आधार पर बटावट किया गया था, तीनों का अलग अलग कार्य थे। आपने बुक से पढ़ा भी होगा इसका, आप इसके आगे हेडिंग बनाकर इसको लिख सकते हो। महिलाओं ने विश्व में अपने आप को संगठित करके आंदोलन क्यों आरंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्यों आरंभ किया गया था? क्योंकि सामाजिक आर्थिक असमानताओं के लिए किया गया था, क्योंकि महिलाओं को पिछड़ा वर्ग रहने के कारण इन्हें क्या आंदोलन स्टार्ट किया थे। पहले राजनीतिक चुनाव में हिस्सा नहीं लिया जाने दिया था, इस कारण अपनी मांगों को उठाने लगी थी, ठीक है। लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों में बेहतर क्यों है? लोकतंत्र सरकार बेहतर ये है क्योंकि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है। अगर कोई नेता अच्छे से कार्य नहीं करता तो अगले 5 साल में फिर वोटिंग होती है और उसे सबक सिखाया जाता है। इसी कारण क्या है, बेहतर है। राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? दलों की भी आवश्यकता इसी कारण है, अगर किसी देश में दो या दो से अधिक दल होंगे तो हर बार नई सरकार बनेगी और वह अपनी भूमिकाओं या कार्यों का समझकर लोगों की समस्याओं को सुनेगी और उनका निवारण भी करेगी। अगर एक ही पार्टी हुई तो क्या होगी, उसी का क्या रहेगा, सरकार रहेगी, यानी वह अपनी मर्जी से कार्य करेगी, ठीक है। सरकार के तीसरे स्तर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरे स्तर की विशेषता कौन सी है? जो ग्रामीण है, कौन सी है? ग्रामीण। और ग्रामीण में कौन से होंगे? सरपंच, ठीक है। सरपंच होंगे, नगर निगम कार्य होंगे, ये किसी में होंगे? तीसरी में होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? किस में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। यहाँ से एग्जाम में पूछा गया इन्हीं तीन राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से तीन? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। इनको आप अच्छे से याद कर लेना, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पंजाब में भूमि निम्नलिखित या निम्नीकरण का निम्नलिखित मुख्य रूप से क्या क्या है? क्या वो अधिक सच्चाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत हैं? कितने क्षेत्र भाग पर है? 24% भाग पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, बस ओनली 24%, एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको इतना ही आंसर देना है। काली मिट्टी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस नाम से जाना जाता है? रेगुर, ठीक है, या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो क्वेश्चन मैंने बताया था, तीन राज्यों के नाम बताइए जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। अभी अभी बताया था हमने, अभी भी का क्या करोगे, कमेंट में आप आंसर करेंगे, ठीक है। नवीकरण संसाधन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वे संसाधन जो समय के साथ भरने की शक्ति रखते हों, यानी जिस प्रकार होगा सौर, पवन, बायोगैस, ठीक है। वे नवीकरणीय संसाधन है जिनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है और समय के साथ वापस भी प्राप्त किए जा सकते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, क्वेश्चन नंबर 27, इंपोर्टेंट। क्या है खनिजों का वर्गीकरण? खनिजों का वर्गीकरण दो भागों में है, धातु और अधातु, ठीक है। आप इसके बारे में, धातु क्या ठोस भी होते हैं और द्रव अवस्था में भी हैं। अधातु भी क्या होती है, इस प्रकार उसको बता सकते हैं। किस कौन सी आप वर्ग कार्य भी बता सकते हैं। और वर्गीकरण की बात की गई थी, हम इसको कैसे प्राप्त भी करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी रिलेटिव है। खनिज क्या है और लोहा खनिज का मुख्य प्रकार को समझाइए। यानी खनिज क्या है, एक मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं? मिनरल्स मिक्स होते हैं और बाद में उनका हम निष्कर्षण करके अलग अलग करके हम एक मेटल को निकालते हैं, यानी एक प्रॉपर खनिज को आधार से मेटल बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे लोहा खनिज का। तो लोहा खनिज में खनिज है, और लोहा खनिज में क्या है, लोहा ही खनिज का प्रमुख घटक है। और लोहा खनिज के प्रमुख घटकों की बात करेंगे, इसमें उसका बताना पड़ेगा एमेटाइट, और क्या करेंगे, मैग्नेटाइट और लिग्माइट नाइट। आपको इन सब का पता होना चाहिए। ये लोहा के क्या आवश्यक है, यानी और क्या है, और लोहा के आवश्यक।
एक क्वेश्चन रहेगा इन भाखड़ा नांगल बांध, ये हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, बस अपलोड करने की बारी है, जो मैप के आधार पर रहेंगे। आपको 20 से 25 ऐसे फिक्स किया करवाए गए मैप में पॉइंट, जो आपके 5 नंबर आसानी से मिलेंगे आपको एग्जाम में। उस वीडियो को 2 बार देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यानी उपयुक्त सभी, यानी प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य समिति पर, उपयुक्त सभी, यानी क्या होगा उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 31, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाती है? क्या सहायता पहुंचाती है वैश्वीकरण? सभी लोगों के, ये नहीं हो सकता, विकसित देशों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, ठीक है, उपयुक्त क्या होगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते 32 की तरफ, खालिस्तान क्षेत्र में श्रमिक वस्तु का उत्पादन नहीं करते, किस में नहीं करते, तृतीय क्षेत्र में क्या नहीं करते, उत्पादन नहीं करते। उत्पाद कौन क्षेत्र में करते हैं, प्रथम क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ही होता है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्या प्रश्न, लोग काम तो कर रहे हैं पर वास्तव में उनकी उत्पादकता क्या है, शून्य है। यानी लोग काम कर रहे हैं और जो वस्तु को बना रहे हैं वह वस्तु क्या नहीं, बिक्री में नहीं है, और बिक्री में नहीं है तो उसके क्या पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। और काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादक में कोई असर नहीं पड़ेगा। और कोई काम पर लगे उसे हटा दे, हटाने के बाद वह वस्तु बनाई जा रही उसकी बिक्री नहीं हो रही तो उस इफेक्ट में क्या पड़ेगा, यानी कोई असर नहीं पड़ता। ये क्या रही, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। ऋण में औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों का क्या होगा, औपचारिक स्रोत क्या होते हैं, जिसके द्वारा सरकार द्वारा लोन दिया जाता हो, क्या होगा, जिस प्रकार क्या होगा, बैंक, सहकारी समितियां, जो कम रेट पर हमें क्या देते हैं, उपलब्ध करवाते हैं पैसे को। और अनौपचारिक क्या होते हैं, जैसे साहूकार, मित्र, ये हमें ज्यादा ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ये औपचारिक अनौपचारिक होंगे। हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके उपयोग से क्या सीमाएं हैं। यानी औसत का उपयोग एक बड़े आंकड़े को प्राप्त है हमारे पास, जिस प्रकार हमें प्रति व्यक्ति गांव के हिसाब से आंकड़े दिए हुए हैं, किसी के पास 2500 हैं, किसी के पास 3000 हैं, किसी के पास 2700 हैं। इसी प्रकार 1 से 20 तक 20 व्यक्ति होगा तो हम उसकी एवरेज निकालते हैं, यानी औसत है। उससे पता चल सकते हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा और मिनिमम से मिनिमम इतनी एवरेज निकल रही है गांव के प्रति व्यक्ति की औसत के अनुसार, ठीक है। यानी कुल आय बटे कुल व्यक्तियों की संख्या, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 36, उपभोक्ता के 5 अधिकार कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी दुकान में जाते हो तो आप वहां पर एक उपभोक्ता हो, सामान खरीदते हो, और आपको ये 5 अधिकार जानने का अधिकार है। कौन कौन से हैं, सुरक्षा, सुरक्षा का अधिकार। दूसरा क्या रहेगा, गरीबी, ठीक है। और ये नहीं, गरीबी नहीं है, सूचना, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, सुरक्षा का अधिकार रहेगा एक हमारा। और दूसरा क्या रहेगा हमारा, सूचना, क्या रहेगा, सूचना का अधिकार। और चुनने, कौन सी वस्तु को सही से चुनने का अधिकार रहेगा, ठीक है। सुनने का भी अधिकार है हमारे पास, और निवारण का भी, क्या है, निवारण। कौन कौन से 5 अधिकार है, सुरक्षा का, सूचना का, सुनने का, सुनने का, और निवारण का। इन पांचों को अच्छे से याद करना। उनके पास में सुरक्षा में लग सकते हो, वह वस्तु खरीदो जो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी हो। सूचना, हम उसकी इंस्ट्रक्शन कार्य पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है, ये मान रहेंगे। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर इसका और में, वैश्वीकरण के 5 फायदे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, तो आज तक कोई भी ऐसा पेपर नहीं गया HBSC का जिसमें यह क्वेश्चन नहीं है, कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में। और भी यह क्वेश्चन कम नंबर में, 5 नंबर में आया, तो इसके क्या लिखोगे, 5 लिखोगे तो पहला लिखोगे आर्थिक, आर्थिक विकास। दूसरा रहेगा गरीबी की कमी। तीसरा हमारे पास रहेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार।
और रहेगा प्रौद्योगिक आदान प्रदान, यानी वस्तुओं का क्या रहेगा, एक दूसरे देश का आदान प्रदान। और सांस्कृतिक समझ, समझ में वृद्धि। ठीक है, अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को क्या करिए करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। धन्यवाद दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।